हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है टीशा। आज के टॉक शो में हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं जो एक्चुअली मेरे एक मेंटर हैं, जिनसे मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। पर मुझे घबराहट तो बहुत हो रही है, बट क्या करें, सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे ना। उनका नेम है सेतु सर। हाय सेतु सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया टिशा, थैंक यू सो मच फॉर दैट स्वीट इंट्रोडक्शन। बट आपको घबराहट नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मेरे जवाब भी वैसे ही होंगे। बट टिशा, क्या पूछना है आपको मुझसे? मुझे क्रिप्टो के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। जैसे मुझे पता है कि आप उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, तो मुझे उसमें जानने में बहुत इंटरेस्ट है। और जैसे कि लोगों को भी बहुत जानना ज़रूरी है उसके बारे में, तो आप हमें बताना चाहेंगे? क्रिप्टो करेंसीज, गुड, एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो आपने छेड़ी है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ मनी इज़ डिजिटल करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी को अगर डिफाइन करना है, अगर लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब मैं ये 3 शब्दों को ब्रेक कर रहा हूँ। वर्चुअल डिजिटल एसेट, एसेट क्या होता है? कोई भी कीमती चीज़ हो तो वो एसेट होती है। अभी आपके पास ये फ़ोन है तो वो भी एक एसेट है। ये एक लीफ है या जो भी है, ये भी एक एसेट है, जब तक उसकी एक कीमत है, जब तक उसकी एक वैल्यू है। अब हो सकता है कि ये शू, ये भी एक एसेट है, लेकिन ये एक डिजिटल एसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो फ़ोन है ये एक डिजिटल एसेट है, राइट। तो डिजिटल एसेट तक तो समझ में आ गया, लेकिन वर्चुअल एक ऐसा डिजिटल एसेट जो दिखता नहीं है, तो वैसी जो चीज़ है वो है क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो वर्चुअली यानी कि जो दिखता नहीं है, और वो एक डिजिटल चीज़ है जिसकी एक मूल्य है, जिसका एक कीमत है, जिससे आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, लेकर आ सकते हो, उससे एक्सचेंज कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे पॉसिबल भी है। वो चीज़ है एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी। आपने वर्चुअल एसेट के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे थे, तो आप उस बारे में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डेप्थ में और बताएंगे? मैं अगर डेप्थ में बताऊं तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो ब्लॉकचेन की दुनिया से कनेक्टेड है एक्चुअली। सो ब्लॉकचेन की जो इंडस्ट्री है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर शो करने वाली एक टेक्नोलॉजी है एक्चुअली। बहुत सारे लोग ना तिशा, इनफैक्ट मुझसे जब बात करते हैं कि सर बिटकॉइन और ब्लॉकचेन ये सब एक ही है ना, तो मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन एक नहीं है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी भी सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर काफ़ी सारे और क्रिप्टोज हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बहुत सारे अलग अलग आपको क्रिप्टोज मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग पहले तो ये बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की, कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन है क्या। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के सिद्धांतों पर बनाया गया चीज़ है क्रिप्टो करेंसी। मतलब उस टेक्नोलॉजी को और भी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। और ब्लॉकचेन आज की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखोगे तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी सर ने, इनफैक्ट काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने, बड़े बड़े सीईओज़ ने, बड़े बड़े अलग अलग कंपनीज़ के सीईओज़ ने, इनफैक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो या अमेजॉन ले लो या टेस्ला के मालिक ले लो, एलॉन मस्क इन द सेंस, तो सारे लोगों ने आपको बताया होगा। मतलब आप यूट्यूब पे इनका वीडियोज़ देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल कितना ही ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ये सब एक बहुत बड़ा स्ट्रीम बन चुका है। पहले के ज़माने में क्या होता था पता है? मैंने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो हमारे टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या आईटी या इंफॉर्मेशन साइंस ऐसा ही होता था। लेकिन आजकल आपको मशीन लर्निंग में इंजीनियरिंग मिल रही है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग मिल रही है, वैसे ही ब्लॉकचेन में भी पढ़ाई हो रही है अब। मतलब आईआईएम, आईआईटीज़ में भी ब्लॉकचेन आ चुका है। तो सोचो ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना होगा। अब आपका शायद ये भी सवाल हो सकता है कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली सर क्या है। तो ब्लॉकचेन, लेट मी टेल यू, ब्लॉकचेन का एक डेफिनेशन है कि इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर मैं इसको समझाऊं तो डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज्ड और इसी तरीके से कि वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और वो ट्रांजैक्शंस ही नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड्स भी हो सकता है। लेजर क्या होता है? जैसे हम लाइब्रेरी में किताब कैसे रखते होते हैं स्टैक करके, तो वो एक लेजर होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मतलब आप नीचे जाते जाओगे या पीछे जाते जाओगे तो आपको उससे पहले वाला किताब मिल जाएगा, या उससे पहले वाला या उसके बाद वाला किताब मिल जाएगा। तो इसी तरीके के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या कोई रिकॉर्ड्स हो गए, उसको इस तरीके से लेजर के रूप में रखा गया है, जो पब्लिकली सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और वो हर किसी को ईजिली अवेलेबल है, 100% वो ट्रांसपेरेंट है, तो वो जो एक टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। और ये ट्रांसपेरेंसी के कारण बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस में ब्लॉकचेन को आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आप डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ कह रहे थे, तो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज से ज़्यादा बेटर क्यों है, आप बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल है टिशा ये आपका। मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सोचिए कि हम एक रूम में हैं और हम 5-6 जन हैं उस रूम के अंदर, और हम एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पैसे भेज रहे हैं, ठीक है। आपने किसी एक्स इंसान को कुछ पैसे भेजे, मैंने भी किसी वाई इंसान को पैसे भेजे, हमारे बीच में भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सारे ट्रांजैक्शन कोई रिकॉर्ड करे। तो हमने किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना लिया। सोच लो मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हूँ, और अब हम सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और मेरे हाथ में एक किताब है और एक पेन है, और मैं ये सारे ट्रांजैक्शन को नोट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपने अगर एक्स इंसान को 100 रुपये भेजे, और मैंने अगर अपने किताब में लिख दिया कि टिशा ने एक्स को 200 रुपये भेजे, तो क्या ये आप लोगों को पता चल रहा है? नहीं, क्योंकि किताब मेरे पास है, और सेंट्रल अथॉरिटी कौन हूँ? मैं हूँ, राइट। लेकिन अब सोचो, एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं कि जो किताब मेरे पास है उसकी कॉपी आप सब लोगों में भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और अब जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो हर किसी के कॉपी में वो दिख रहा है। तो अब अगर टिशा किसी एक्स इंसान को 100 रुपये भेजती है, और मैं अगर लिख देता हूं कि नहीं, टिशा ने एक्स को 50 ही भेजे, तो ये सिर्फ मेरे कॉपी में दिख रहा है कि सबके कॉपी में दिख रहा है? सबके कॉपी में दिख रहा है, राइट। तो सबके कॉपी में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप मुझे पकड़ सकते हो। आप बोलोगे कि सेतु सर आपने चोरी की, हमने देख लिया आपको ये करते हुए। तो ये तभी मुमकिन हुआ जब वो बुक सब में डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड था। तो इसीलिए सेंट्रलाइज से काफ़ी बेहतर होता है डिसेंट्रलाइज्ड। काफ़ी जान के ये सब अच्छा लगा। और आप हमें बता सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रस्टवर्दी कैसे है, हम किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, किस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें? क्रिप्टो करेंसी ट्रस्टवर्दी कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि द फ्यूचर ऑफ मनी इज़ डिजिटल करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिनटेक की जो इंडस्ट्री है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हुए हमने देखी है। पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे हम लेन देन करते थे कि आपने मुझे 1 किलो शक्कर दिया तो मैं आपको 1 किलो बनाना या सफरजन दे रहा हूँ, राइट। उस सिस्टम से फिर हम धीरे धीरे आगे आए, सिक्कों पे आ गए। सोने के, तांबे के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। सिक्कों से हमने बैंक के नोट्स अपनाने शुरू किए, आज भी हम यूज़ करते हैं नोट्स तो, राइट। चेक यूज़ करना शुरू कर दिया, चेक पे साइन करते हैं, सब सीख गए। फिर धीरे धीरे हमने देखा एडवांसमेंट आ गई, एटीएम मशीन्स बन गए, और अब हम एक प्लास्टिक की कार्ड लेके जाते हैं, मेटल की कार्ड हो गई है अब, कि उसमें से हम पैसे निकालते हैं। मतलब ये सब हमने धीरे धीरे खुद को अडेप्ट किया, और उस अडेप्टेशन में आगे जब टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बढ़ता गया, तो हमने देखा कि जो बैंक में लाइन लगी रहती थी छोटे छोटे चीज़ों के लिए, अब वो आप घर पे बैठे बैठे कर लेते हो। मोबाइल बैंकिंग हम सब करते हैं, राइट, सब लोग कर रहे हैं, इसलिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिर उसके बाद आया यूपीआई ट्रांजैक्शन। हर कोई, मतलब पहले शायद 9.5 रुपीज़ अगर आपको भेजना है किसी को या देना है कहीं पे पेमेंट, तो आप नहीं दे पाते थे क्योंकि 10 रुपये की नोट होती थी, कहाँ 50 पैसे आप कहीं से लेंगे। लेकिन आज आप वो कर सकते हो, 9.82 भी भेज सकते हो क्योंकि आपके पास यूपीआई है। और एक टाइम पे ये भी बोला जाता था कि ये सब कैसे पॉसिबल है, छोटे छोटे गाँवों में कैसे ये एक्सेप्ट होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज आप देखो कि यूपीआई कहाँ कहाँ पे है। एक सब्जी वाला, हर कोई अपने पास एक क्यूआर कोड तो रखता ही है। मतलब ये हमने क्या देखा कि फिनटेक की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है। एंड स्पेसिफिकली कोविड के बाद टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का क्षेत्र जब से जुड़ा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक जो आगे बढ़ा है, वो इतना ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ा है कि हमने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए इन सब चीज़ों को जल्दी अडेप्ट किया और सीखा। और इसके तहत जो आगे की चीज़ें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो G20 की प्रेसिडेंसी मीटिंग हुई, जहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे बात होनी थी, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या था कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पूरे विश्व में किस तरीके से यूज़ किया जा सके, उस पे लीगैलिटी पे किस तरीके से हम बात कर सके या यूज़ कर सके, उसके ऊपर चर्चा की गई, जिसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा स्टैंड रहा है। आप अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एंड G20 की जो आउटपुट्स जो आई है उस पर सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंडिया क्या स्टैंड कर रहा है और बाकी सारे कंट्रीज़ भी किस तरीके से उसको देख रहे हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत टाइम पहले इंडिया में तो ये इलीगल था। आपको अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो को इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ केसेस ऐसे आए जहाँ पे उसको प्रूव किया गया कि डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी को कहीं से भी
प्रॉब्लम में नहीं लेकर आ रही है, तो उस पे से वो बैन हटा दिया गया। और आज के तारीख में अगर आप पूछोगे कि क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी पे, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, इंडिया ने 2 ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ गए हैं जो हम सबको समझना पड़ेगा। और वो ये चीज़ है, पहला रूल टैक्सेशन। आपको कह दिया कि आप 30% टैक्सेशन स्लैब में आते हैं, 1% TDS के ऊपर भी आते हैं। तो टैक्सेशन के ऊपर डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो हम फिर कभी कोई सेशन में भी बात करेंगे। लेकिन उस रूल से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में अगर कहीं पे भी टैक्स लिया है तो किसी सही चीज़ पे ही लिया है, वरना वो टैक्स कलेक्ट करती ही नहीं। मतलब आप डिजिटल करेंसी में पार्टिसिपेट करो लेकिन टैक्स भी पे करो तो आप सही हो, ठीक है। और दूसरा कि आप अगर अपने इंडियन करेंसी से कोई टेररिस्ट ग्रुप में या कहीं पे अगर फंडिंग दोगे तो आपके ऊपर जो एक एक्ट है वो लागू होता है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब अगर आपने कोई टेररिस्ट को फंड किया इंडियन करेंसी से तो आप जेल जाने ही वाले हो। लेकिन अब वो PMLA एक्ट में इंडियन करेंसी के साथ साथ डिजिटल करेंसी को, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसी को भी अंदर रख दिया है। यानी अगर तुम क्रिप्टो के साथ भी ये करते हुए पकड़े गए तो भी तुम्हें जेल होगी, उसकी सारी जो पनिशमेंट्स होगी वो होगी। मतलब तुमने एक समान अंतर दे दिया है PMLA के अंदर कि इंडियन करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों से अगर आप ये करते हो तो आप गलत हो। मतलब आपने एक समानता बताई है वहाँ पे। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, ये इंडिया में डिजिटल करेंसी को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को इजीली प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और आने वाले टाइम पे इंडियन जो एक्सचेंजेस है, अलग अलग प्लेसेस है, उनके लिए भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो डिजिटल करेंसी का दौर तो अभी शुरू ही होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आगे आएंगी। बच्चों जितना ही है अभी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस इंडस्ट्री को। सो आपने जो बोला ट्रस्ट की जो बात है, ऑब्वियसली दीज आर द पॉइंट्स कि अगर इंसान टेक्नोलॉजी को समझ ले, फ्यूचर को समझ ले, तो उसे पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ गुड थिंग जिसके ऊपर आगे काम किया जा सकता है अगर आपके पास नॉलेज है तो। मैंने तो सिर्फ बिटकॉइन के बारे में ही सुना है, आप इसके अलावा कुछ हो तो बता सकते हैं? बिल्कुल। बिटकॉइन क्यों पता है? क्योंकि बिटकॉइन भी ना, जो शुरुआत उसकी हुई थी वो शुरुआत ही बिटकॉइन के साथ हुआ था इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का। तो मैं क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी एज बैक से मैं बात करूंगा, थोड़ा पुराने टाइम से वो कैसे आया, उसका जो जन्म हुआ उसके बारे में मैं बताऊं तो इट वाज 2008-2009 वाला जो पीरियड था जब बिटकॉइन नामक एक वर्चुअल डिजिटल एसेट को सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने उसको इन्वेंट किया। अब सतोशी नाकामोटो आज की तारीख में किधर है, कहाँ है, एक व्यक्ति है या एक ग्रुप ऑफ कंपनी था, कौन था, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ है जो आज तक इतने बड़े रिवोल्यूशन के साथ चल रही है। लेकिन उसने जो बनाई टेक्नोलॉजी, उसमें जो उसने पीछे का जो बैकग्राउंड ऑफ साइंस रखा कंप्यूटर का, दैट वाज दिस डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। और उससे इन्वेंशन हुआ, उससे ये पता चला कि ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है जिसका नामकरण ब्लॉकचेन दिया गया, जिसको आगे लोगों ने धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। अब बिटकॉइन के बाद, बिटकॉइन से सीखते हुए उसके नेटवर्क के अंदर 2011 में पहला एक अलग कॉइन बना जिसका नाम था लाइट कॉइन। अब लाइट कॉइन जब आया, लाइट कॉइन की अपनी खुद की नेटवर्क थी, जैसे बिटकॉइन की अपनी खुद की नेटवर्क है, लाइट कॉइन की अपनी खुद की नेटवर्क। लेकिन लाइट कॉइन बिटकॉइन से अलग था, इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में अब लिस्ट किया, और वो कैटेगरी है अल्ट कॉइन की। अल्ट इज अल्टरनेटिव, मतलब इसके अल्टरनेटिव दिस। तो लाइट कॉइन या उसके बाद जितने भी कॉइन्स आज तक दुनिया में बने, ये सब क्या है? अल्ट कॉइन्स है। बिटकॉइन इज द मेन एंड बाकी सारे अल्ट कॉइन्स। तो लाइट कॉइन एक अल्ट कॉइन है। फिर 2014 में विटलिक ब्यूटेरिन नाम के व्यक्ति ने इथेरियम को फाइंड किया। अब इथेरियम जो आया वो एक अलग कंसेप्ट को लेके आया, स्मार्ट ब्लॉकचेन करके। स्मार्ट ब्लॉकचेन, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट आज हम पेपर पे करते हैं, सोचो कि तुमने अपना घर मुझे बेच दिया, तो हम कागजात पे साइन करते हैं, सारी चीज़ें पेपर पे करते हैं, राइट? लेकिन ये सेम चीज़ अगर हम ब्लॉकचेन में करें, ब्लॉकचेन में यानी उसको कोड किया जाता है, तो क्या होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर पे हो रहा है वो अब कहाँ हो रहा है? ब्लॉकचेन पे हो रहा है, जो कोडिंग की लैंग्वेज में लिखी गई है। और जो वहाँ पे लिखी गई होती है उसको कोई यूं ही नष्ट नहीं कर सकता, राइट? अब हो सकता है, सोचो मैं आपको एक एग्जांपल बताते तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉक चेन, फिर एक ब्लॉक, फिर एक चेन। इसके बारे में मैं जब ब्लॉकचेन की जब सेशन लूँगा कभी, तब मैं आराम से एकदम डेप्थ में बताऊँगा। लेकिन सोच लो कि आपने मुझे वो घर बेचा, मेरे पास आ गया, ये डेटा एंटर हो गई एक ब्लॉक के अंदर, ये कोड हो गया, ये ब्लॉकचेन में आ गया।
मैंने कल को वो जो घर है वो किसी और को बेचा, तो ये जो डेटा है ये अगले ब्लॉक में आएगा और ये डेटा वहाँ पे फेच होगा कि यहाँ से इधर गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल को उठ के 50-100 साल बाद भी अगर वो घर किसी के भी हाथ में हो, अगर उनको पीछे जाके देखना हो कि ये कहाँ से आया है, तो वो ब्लॉकचेन में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और वो पब्लिकली हर कोई देख सकता है, तो पीछे पीछे जाके देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। मतलब आपके पास था, आपसे मुझ तक आया, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन। मार्केट है तो अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी होंगे, तो क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, कैसे पता चले बिटकॉइन के अंदर? सी, बिटकॉइन या क्रिप्टो किसी भी चीज़ को ले लो, मार्केट है, बिल्कुल सही कहा आपने, अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, वो भी बहुत सही कहा आपने। तो रिस्क अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, रिस्क तो है। एंड ऐसा नहीं बोल सकता कि दिस इज़ एन रिस्क फ्री इंडस्ट्री और समथिंग, नहीं, रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। आप किसी से भी पूछोगे ना, वो यही बोलेगा यार क्रिप्टो यार समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। लोग बोलते हैं बहुत ऊपर भी जाता है, बहुत नीचे भी जाता है। तो वो जो ऊपर जाता है और नीचे जाता है वो समझना पड़ता है और उसकी भी एनालिसिस होनी पड़ती है। जैसे स्टॉक मार्केट भी बहुत सारे लोग इंडिया में करते ही है, वो भी तो मार्केट है, वो भी ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उसके पीछे भी कंपनीज के ऊपर होता है सब। कंपनी अच्छा कर रही होती है तो ऊपर जाता है, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा होता है तब अच्छा जाता है, और उसमें भी अगर कंपनी बुरा कर रही है तो नीचे जाता है मार्केट, राइट। तो एनालिसिस हर जगह पे है, तो क्रिप्टो का भी वैसा ही है। अगर आप बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, ट्रॉन ले लो, या कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को उठा लो, उसमें भी उसके अप ट्रेंड कब होते हैं, डाउन ट्रेंड कब होते हैं, उसकी जो कैंडल्स होती है, ये सारी चीज़ें स्टडी है एक्चुअली। तो रिस्की ज़रूर है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, वो जो बात आ जाती है, तो आपको अगर ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा दिखता है, तो उतना ही बड़ा आपका रिस्क भी यहाँ पे एसोसिएट खुद ही हो जाता है। तो यू कांट डिनाई कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क हमेशा होता है, बट आपको यहाँ पे एंटर करने से पहले काफ़ी सब कुछ सीख कर समझ कर एंटर करना होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे बिटकॉइन 4 साल में एक बार उसकी प्रोडक्शन जो है वो आधी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में हाविंग। अब जब भी आप ऐसे थोड़ा पीछे जाके देखोगे ना, आप गूगल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी की हाविंग साइकिल का ग्राफ दिखाओ, तो आपको वो ग्राफ देख के पता चलेगा कि पिछले 4-4 साल में जब भी ये हाविंग हुई है, तब ये बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है और फिर अगले 3-3.5 साल तक फिर वो नीचे आती है, वापस वहाँ तक कभी पहुँचती ही नहीं है। फिर जब अगली हाविंग आती है तो वो उससे भी ऊपर चली जाती है। तो अब इसकी नॉलेज अगर किसी को है ही नहीं, ये तो मैंने एक आइडिया दिया कि ग्राफ से ऐसा पता चल रहा है, राइट। तो आगे क्या होगा वो अलग बात है, बट यही ग्राफ आज तक फॉलो हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है, सोचो आपको कुछ नहीं पता था, आपने आज बिटकॉइन खरीद लिया और आपने देखा 2-3 साल तक वो तो नीचे ही जा रहा है, और आपको ये सब बोलने वाला कोई है नहीं, तो आपको तो ये लगेगा कि आपके पैसे डूब गए, जब से मैंने खरीदा है तब से नीचे जा रहा है, तो चलो मैं बेच देती हूँ। और आपने क्या कर लिया, लॉस। और 2-3 साल बाद आपने देखा कि ये वाइस वापस ऊपर चली गई, मतलब आप प्रॉफिट कर सकते थे लेकिन आपने तो पहले ही बेच दिया, राइट। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट क्या है ना टिशा, इट्स नॉट कि हमारा सगा है कोई, मार्केट एक टूल है जहाँ पे शेयरिंग होती है, इस हाथ से इस हाथ में आता है। ये हाथ क्या है, ये हाथ जिनके पास पेशेंस नहीं है, और ये हाथ क्या है, जिनके पास पेशेंस है। तो जिनके पास पेशेंस नहीं है, वो जिनके पास पेशेंस होती है उनको पैसे दे देते हैं, मतलब वो लॉस में सेल करते हैं तो कोई उस टाइम पे बाई कर रहा होता है, तभी तो वो कोई सेल हो रहा है तो कोई बाई हो रहा है, और वो जब बाई कर रहा है वहाँ से ऊपर जा रहा है, वो बेच रहा है, वो अपना प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट अगर कोई कर रहा है तो लॉस भी कर रहा है। सो दैट इज़ हाउ मार्केट डिपेंडेंट है, तो इट इज़ रिस्की एज वेल। आप जैसे ट्रेनी भी हैं और आप ब्लॉकचेन पे ट्रेन भी करते हैं लोगों को, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं सब एक साथ? सी, ट्रेनिंग एक ऐसा पर्सपेक्टिव है टिशा, जो मैं जब मुझे ज़रूरत होती है, स्पेसिफिकली कभी कोई कंपनी या कोई अप्रोच करता है कि उनको ब्लॉकचेन, क्योंकि अब ब्लॉकचेन की दुनिया में भी काफ़ी डाइवर्स हो चुका है। अब डीफाई, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आ चुका है, एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स आ चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है, और आने वाला जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन और इन सब के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो ज़रूरत तो है ऐसे काफ़ी सारे कोचेज़ एंड ट्रेनर्स की, जिनको इन सब के बारे में थोड़ा डेप्थ नॉलेज हो, तो वो आप तक पहुंचा पाए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सोचो कि आज आप यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़ करते हो, गूगल पे वगैरह करते हो ना, राइट। तो आपको ये किसी ने तो सिखाया होगा, या तो आपको किसी ने तो दिखाया होगा कि ऐसे करते हैं, तो वो देख के आपने सीख लिया, राइट। अगर आपको ये किसी ने सिखाया ही नहीं होता तो आप कभी भी गूगल पे चलाना भी नहीं सीखते। तो कल को वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी, CBDC,
इसका एक उल्लेख किया गया था। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आएंगी, मोबाइल पे आएंगी, यूज़ करने को होगा पब्लिक में, और लोगों को पता चल रहा होगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट ऐसा एग्जैक्टली है क्या, तो उस टाइम पे इसे सिखाने वाला कौन है, और तब सीखेंगे तो कितना जल्दी वो अडेप्ट कर पाएंगे। उससे बेहतर है कि जब हमें पता है कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ कि मैं एडुकेट करता हूँ, और मुझे भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो क्रिप्टो के साथ डील करती थी, उन्हीं के थ्रू मुझे इस फील्ड में एंट्री मिली, जिनके साथ मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, सेशंस किए, और मैंने वहाँ के जो जितने भी ट्रेनर्स थे, जितने भी जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी ब्लॉकचेन और इन सब क्षेत्र में। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी और काफ़ी सारी ग्रोथ होने वाली है इस इंडस्ट्री में, और मैं काफ़ी सारे लोगों तक ये ब्लॉकचेन का और इन सब चीज़ों का नॉलेज पहुंचा सकूं। सेतु सर, मुझे आपसे एक आखिरी सवाल पूछना था कि हम अपना माइंडसेट कैसे करें कि हमको कौन सा लेना चाहिए, बिटकॉइन, या आप हमें बता सकते हैं? माइंडसेट स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी क्रिप्टो करेंसी जो कि इस इंडस्ट्री के लिए भी हो, और आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको माइंडसेट बताऊंगा रादर दैन एनी एडवाइस। क्योंकि एडवाइस कैसा होता है, मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आप बिटकॉइन को इस पर्टिकुलर प्राइस पे ले लो, इस पर्टिकुलर प्राइस पे बेच दो, सारी चीज़ें। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि हाँ वो हो जाए, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट है मेरे बोलने पे भी नहीं चल रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ गलत भी हो सकता है। तो एडवाइस इज समथिंग जो मैं नॉर्मली किसी को प्रिफर नहीं करूँगा किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपने बोला माइंडसेट वाली चीज़ें, मैं कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है। क्योंकि लेट मी टेल यू, अगर आपके पास नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, अगर आपके पास एक तजुर्बा है, अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, तो दिस हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा अच्छा फ्यूचर बन सकता है, काफ़ी सारा पैसा भी बन सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली जो साउंड करते हैं, जिनको माइनिंग ये सब आता है, तो वो बिटकॉइन की माइनिंग की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकता है। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग अगर बोलो तो एक पर्टिकुलर, जैसे ये अभी आप ये स्टूडियो जो है, तो इतने एरिया के अंदर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स, जीपीयू, इन सब के साथ एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है वो टेक्निकल, जिससे बिटकॉइन माइन होती है। तो वो करने के लिए वो कर सकते हैं लोग। और कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने डिजिटल करेंसी को भी प्रमोट करते हैं, आगे लेकर आते हैं, और उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कुछ ऐसे कंपनीज को हमें ढूंढ निकालना पड़ता है कि चलो उनकी जो डिजिटल करेंसी है वो आगे जाके यूज़ केस में आने वाली है, वो आगे जाके कल को हेल्पफुल हो सकती है, तो उसकी एक कीमत कल को और बेहतर हो सकती है। तो उनके पास क्या प्रैक्टिस है उसमें हम इंडल्ज हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि कंपनी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको ये गाइड करने भी आएंगे वो ये बोलेंगे रातों रात पैसा बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो सही भी बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा यहाँ एक दिन में भी बने, हो सकता है कुछ घंटों में बने, हो सकता है कभी कुछ 4-5 साल भी लग जाए, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया बिटकॉइन की भी, जैसे 3.5 साल तक वो नीचे ही था, फिर ऊपर गया, मतलब 4 साल तक रुकना पड़ा ना। सो वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग एज अ माइंडसेट इज यू शुड हैव पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपकी एंट्री और एग्जिट सही हो। मतलब लो प्राइस पे एंट्री करोगे एंड हाई प्राइस पे एग्जिट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिट ही होगी। और वो आप कैसे करते हो? एज अ नॉर्मल ट्रेडर करते हो। आपको क्या करना है, आपको एक एक्सचेंज पर जाना है। एक्सचेंज यानी मार्केट होती है क्रिप्टो की, जहाँ पे आप डिजिटल करेंसी को यानी क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने इंडियन मनी या जो भी अमाउंट में आपको जो करना है, मैं आपको एक प्रोसेस अगर बताऊं, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना एक एक्सचेंज पे अकाउंट बना लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल वजीर एक्स हो गया, या CoinDCX हो गया, या ये इंडियन एक्सचेंजेस है, और बाइनेंस है जैसे बाहर का एक्सचेंज है। मैं बता नहीं रहा हूँ कि इन्हीं पे बनाओ, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स। तो इस पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो, वेरीफाई कर लेते हो, आप अपने इंडियन रुपी को वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, इंडियन रुपी से आप USDT बाई करते हो, वो USDT से आप जो भी क्रिप्टो को बाई करना चाहते हो आप बाई कर सकते हो, और जब आप उसे सेल करना चाहते हो अच्छे प्राइस पे तो सेल कर सकते हो। एंड ये सेम रिवर्स प्रोसेस में आप अपने करेंसी को वापस अकाउंट में लेकर आ सकते हो, और इसका आपका जो टैक्सेशन है वो सारी चीज़ें आप करोगे तो यू आर कंप्लीटली
आपने सब चीज़ें एकदम लीगली किया है, सही तरीके से किया है, राइट। ये वो प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया, पहला एक रूल है, माइंडसेट ये है कि लो प्राइस पे एंटर करना सीखो, हाई प्राइस पे एग्जिट करना सीखो। जबकि मेंटालिटी लोगों की हमेशा यही होती है कि जब जा रहा होता है नीचे, दिखता है, तब ऐसा लगता है नहीं 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 नीचे ही जा रहा है, और फिर जब वापस ऊपर जाने चलता है तब ऊपर के प्राइस पे वापस लोग खरीदते हैं, जबकि खरीदना उसे नीचे था ताकि वो ऊपर जाए तो बेच सके, लेकिन तब लोग डरते हैं और फिर बाद में खरीद लेते हैं। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस होता है। लेकिन चलो अगर आपने कर भी लिया ऐसा कि चलो बड़े प्राइस पे ले लिया, कुछ हो गया, तो आप तब तक लॉस में नहीं हो जब तक आपने लॉस या नेगेटिव प्राइस पे उसको सेल नहीं किया। तब तक तो पड़ा है आपके पास, तो हो सकता है कल को बढ़े। तो क्या वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसकी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। इसके बारे में आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, और जब वो बढ़ रहा होगा तब तक होल्ड कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना टाइम आप इस इंडस्ट्री के साथ गुजारोगे उतना आप ज़्यादा नॉलेज लेते रहोगे। जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा तो आप ज़्यादा एसेट्स को अपने पास रखना सीखोगे, और जितनी एसेट्स बढ़ेगी उतना रिस्क कम होगा। सोचो कि आपने 10 रुपये पे एक पेन को खरीदा, अब मार्केट में उसका दाम नीचे गिरता जा रहा है, और आपको पता है कि एक टाइम तक गिरेगा और उसके बाद वापस उठने वाला है। तो सोच लो आपने 2 रुपये पे जब वो पहुंचा तो वो पेन को वापस खरीद लिया, ठीक है। तो एक पेन आपने 10 रुपये पे खरीदी है, और वही पेन जब वो 2 रुपये की मिल रही थी तो आपने तभी भी खरीद ली। अब थोड़े टाइम बाद वो जो पेन है वो 8 रुपये की हो गई, तो आपने वो जो 2 रुपये में खरीदी थी और जो 10 रुपये में खरीदी थी दोनों को बेच दी। तो आप समझ रहे हो, जो 2 रुपये में खरीदी थी वो 8 रुपये में बेची तो 4 टाइम्स प्रॉफिट, और जो 10 रुपये में खरीदी थी वो 8 में बिकी है तो 0.25 टाइम्स लॉस। 4 टाइम प्रॉफिट एंड 0.25 टाइम लॉस, स्टिल यू आर एट प्रॉफिट। लेकिन ये कब हुआ, जब आपने उस इंडस्ट्री के साथ वक्त निकाला, आपको पता चला कि हाँ 10 में खरीदा है तो सिर्फ उसमें नहीं, 2 में जा रहा है तो मैं वापस खरीद भी सकता हूँ। तो एक ट्रेडर माइंडसेट वैसा होता है, ठीक है। तो आपके पास ट्रेडिंग एक ऑप्शन होती है, आपके पास माइनिंग मिंटिंग एक ऑप्शन होती है जहाँ पे अवेलेबल हो, आपके पास कुछ ऐसे अच्छे कंपनीज होते हैं जो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देती है डिजिटल एसेट्स को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मेरा फाइनल सजेशन और ये सब वही है कि आप ये सोच के इस इंडस्ट्री में ना आए कि किसी ने आपको कह दिया कि कल पैसे बन जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये इंडस्ट्री समझना पड़ेगा, नॉलेज वाली चीज़ है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। क्यों? क्योंकि आज पूरे विश्व में 2% से भी ज़्यादा लोगों ने इस इंडस्ट्री में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, और तब भी इसने 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टच की है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को टच करने में सालों साल बीत गए। तो सोचो धीरे धीरे जब रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेहतर होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें और आगे आएंगी, तो जब ये 2% से विश्व की 10, 20, 30, 40, 50% लोग जब कर रहे होंगे, तब ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन लोगों को तब ये सब पता है। तो इसलिए आज से इसका नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आज से ही मैं कहूँगा हर किसी को कि अगर आप लोग इस इंडस्ट्री से अभी तक जुड़े हुए नहीं हो तो नॉलेज लेना शुरू करो। ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट करो, आप नॉलेज लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपना माइंडसेट बनाओ, ट्रेन करो अपने आप को, और फिर हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बेहतर बन सकती है। काफ़ी अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुन के, इतना कुछ सीख के। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच टीशा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मुझसे क्रिप्टो रिलेटेड कुछ सवाल किया, एंड होपफुली शायद ये कुछ सवालों के जवाब सारे प्रेक्षकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहे होंगे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी। सो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए भी थैंक यू वंस अगेन। सो लेट्स फाइंड इट अप।